ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 6 पार्ट 2 मनोमय कोश की साधना से सर्वार्थ सिद्धि। मनोमय कोश मस्तिष्क के मन और बुद्धि संस्थानों से संबंधित हैं। उसकी साधना हमारी बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति आदि क्षेत्रों को सुविकसित करती है। कालिदास, भरद्वाज जैसे मंदमती प्रयत्न पुरुषार्थ से विद्वान बुद्धिमान बने थे। यह अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की क्रिया है। इसे प्रशिक्षण द्वारा विकसित करने का उपाय सर्वविदित है। अध्यात्म प्रयत्नों द्वारा इस प्रयोजन को किस प्रकार पूरा किया जाए, उसी के प्रयोग से मनोमय कोश की साधना सहायता करती है। इस साधना का दूसरा क्षेत्र है साहसिकता का, संकल्प शक्ति का अभिवर्धन। चिंतन में उत्कृष्टता और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता का समावेश करने वाली ये सद विचारणाएं भी इसी क्षेत्र में विकसित होती हैं, जो चरित्र निष्ठा विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं। शिक्षा के आधार पर ज्ञान संपदा, तीक्ष्णता एवं क्रिया कुशलता बढ़ाने के प्रयत्न होते हैं। इसके साथ संकल्प शक्ति का महत्व भी समझा जाना चाहिए। वे उपाय भी अपनाए जाने चाहिए जिनके आधार पर व्यक्ति संकल्पवान बनता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सफल होता है। मनोमय कोश को जागृत करने के उपाय जो भी हों, पर संकल्प शक्ति का उदय उसी क्षेत्र से होता है। प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए, अभावों और असुविधाओं से लड़ने के लिए, प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलने के लिए न केवल साधन सामग्री की अभिवृद्धि आवश्यक है, वरन यह और भी अधिक अभिष्ट है कि मानवीय संकल्प शक्ति को बढ़ाया जाए। मात्र साधनों की बाहुलता से तो मनुष्य विलासी और आलसी भी बनता चला जाएगा। इससे उसको अकर्मण्यता, अशक्तता और अदक्षता ही बढ़ेगी। प्रगति के इतिहास में साधनों एवं परिस्थितियों का उतना योगदान नहीं है जितना कि विचारणा और आकांक्षा का। संकल्प इन्हीं के समन्वय को कहते हैं। संकल्प की प्रखरता ही प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। जहां इसकी कमी होगी, वहां प्रगति का रथ चक्र उतना ही अवरुद्ध एवं दल दल में फंसा दिखाई पड़ेगा। जीवन का मूल स्वरूप उसकी चिंतन स्फुरणाओं के साथ जुड़ा हुआ है। विचारणा और आकांक्षा के समन्वय से जो संकल्प उठता है, उसी में प्रगति की समस्त संभावनाएं सन्निहित हैं। विकासवादी प्रगति पर दृष्टिपात करने पर हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है, वे एक जैसी परिस्थितियों में रहने पर भी एक की प्रगति, दूसरे की यथास्थिति
और तीसरे की अवगति का अंतर देखकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि यह संकल्प शक्ति की न्यूनाधिकता का ही प्रभाव है। साधनों के अभाव में भी लोग आगे बढ़ते हैं, सहयोग के बिना भी प्रगति करते हैं। इसके पीछे उनकी प्रखर संकल्प शक्ति ही काम करती है। आगे बढ़ने वालों के पीछे साधन भी बनता है और सहयोग भी जुटता है। मोटर दौड़ती है तो उसके पीछे धूलिकण और पत्ते भी उड़ते चले आते हैं। संकल्प ही मानव जीवन की सर्वोपरि शक्ति है। उसके सहारे सामान्य स्थिति से आगे बढ़कर असामान्य स्तर तक पहुंचा जा सकता है। अंधकार में प्रकाश उत्पन्न करने की निराशा में आशाजनक संभावनाएं प्रस्तुत करने की क्षमता उसी में है। ऊंचे उठने और आगे बढ़ने के लिए साधन जुटाने और सहयोग बनाने की आवश्यकता सभी मानते हैं, पर यह भुला दिया जाता है कि यह उपलब्धियां प्रचंड संकल्प शक्ति उभारे बिना मिल नहीं सकती। किसी प्रकार संयोगवश मिल भी जाएं तो स्थिर नहीं रह सकती। प्रगति का मूल मंत्र संकल्प को मानकर चला जाए और सर्वप्रथम उसी के उपार्जन अभिवर्धन का प्रयत्न किया जाए तो यह निश्चित रूप से व्यावहारिक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास माना जाएगा। मनः संस्थान ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का ही नहीं, प्रतिभा का भी क्षेत्र है। उत्कृष्टता के प्रति आस्था के बीज भी भूमि में जमते हैं। संकल्प शक्ति का उद्गम केंद्र यही है। मनोमय कोश की साधना द्वारा यदि इन विभूतियों को जागृत एवं उपलब्ध किया जा सके तो उस दिशा में किया गया प्रयत्न सामान्य कार्यों की दौड़ धूप से कम नहीं, अधिक ही लाभदायक और बुद्धिमत्तापूर्ण सिद्ध होगा। मनः संस्थान को सुविकसित करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग एवं मनन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक और कारगर उपाय है मनोमय कोश की योग साधना। कामकाजी मस्तिष्क समेत मन क्षेत्रीय की स्तरीय परतें मनोमय कोश की परिधि में आती हैं। जिस प्रकार वन्य पशुओं को सधाकर पालतू बनाया जाता है, उनसे अनेक प्रकार के लाभ लिए जाते हैं, उसी प्रकार मन के महादैत्य को यदि साधना द्वारा साधा जाए तो ऐसे लाभ मिल सकते हैं जिन्हें देवोपम उपलब्धियां प्राप्त करना कहने में अत्युक्ति नहीं मानी जा सकती। मानसिक साधना ऐसे ही चमत्कार उत्पन्न करती हैं। व्यक्तित्व और मनः संस्थान की स्थिति को परस्पर अति घनिष्ठ माना गया है। मनः स्तर ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने के लिए मनः संस्थान की स्थिति ऊंची उठाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। यह कार्य मात्र जानकारियां बढ़ाने या समझाने बुझाने पर से पूरा नहीं हो जाता। इसके लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने पड़ते हैं जो लोहे को गर्म करके उसे घन की चोटों से
उपयुक्त औजार बनाने जैसा कार्य कर सके। इस प्रकार के प्रयोगों को मनोमय कोश की साधना कहा जा सकता है। मस्तिष्क की ऊपरी परत जो व्यावहारिक जीवन में काम आती है, समग्र मन संस्थान का मात्र 5वां योग है। मानसिक शास्त्रियों ने उसकी संरचना का स्वरूप तो जाना है, पर उसके भीतर काम करने वाली विलक्षण क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए हैं। इन रहस्यमय गतिविधियों की मात्र 7% जानकारी अभी तक मिल सकी है। शेष का आभास मिलता है और सोचा जाता है कि यदि इस अद्भुत संयंत्र की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग जाना जा सकता तो फिर मनुष्य की सामर्थ्य का पारावार न रहता। सामान्य मान्यता यह है कि मन और बुद्धि का सम्मिश्रण ही मस्तिष्क है। ऐसा इसलिए समझा जाता है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उन्हीं का उपयोग होता है। जो इस क्षेत्र की गहराई में घुसे हैं, उन्होंने देखा है कि ऊपरी परत तो क्रिया कुशलता और सूझबूझ के प्रतिफल प्रस्तुत कर पाती हैं। व्यक्तित्व का निर्माण अचेतन मन की गहरी परतें ही संपन्न करती हैं। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं, वरन स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। मनुष्य उनकी बुराइयां समझता है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने ही निर्णय के विरुद्ध रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। शरीर की अनवरत गतिविधियों में जागृत मस्तिष्क का नगण्य जितना अधिकार होता है। संचालन अचेतन की अभ्यस्त प्रवृत्तियां ही करती हैं। मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, पलकों का निमेष उन्मेष, फेफड़ों का श्वास प्रश्वास, आहार का ग्रहण और मल का विसर्जन, निद्रा जागृति, असंख्य शारीरिक क्रिया प्रक्रियाएं अचेतन मन के नियंत्रण में ही चलती हैं। हार्मोन ग्रंथियों से लेकर प्राणों के अवधारण तक पर अचेतन का ही प्रभाव है। मनोविकारों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाना और सद्भावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत होते चलना इसी संस्थान की संरचना के कारण संभव होता रहता है। उत्थान और पतन के बीज इसी क्षेत्र में उगते हैं। व्यक्तित्व की सुविस्तृत जड़ें इसी भूमि में घुसी होती हैं। अचेतन को चित्त कहते हैं। वस्तुतः मस्तिष्क का प्रेरक केंद्र यही है। यह गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहे तो सचेतन की बुद्धिमत्ता का उपयोग धूर्तता, दुष्टता जैसे निकृष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी रचनात्मक कार्य में संभव न हो सकेगा और बुद्धिमान कहलाने वाला मनुष्य भी उज्जवल भविष्य का सृजन न कर सकेगा। मन और बुद्धि को विकसित करने के लिए स्कूली साहित्य, संपर्क जन्य अनुभव संपादन करने जैसे अनेकों विधि व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, किंतु चित्त की चिकित्सा करने में उन्हीं उपचारों को काम में लाया
जाता है, जिन्हें मनोमय कोश की साधना कहते हैं। यों परा मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अचेतन की क्षमता को समझने और उसमें अभिष्ट परिवर्तन करने के उपाय खोजे तथा सोचे जा रहे हैं, किंतु तत्वदर्शियों के अनुभूत पद्धति मन साधना के अतिरिक्त और कोई कारगर मार्ग अभी तक कर्तलगत हुआ नहीं है। मानस शास्त्री सर अलेक्जेंडर कैनन का कथन है, मनुष्य इस विश्व की सबसे विलक्षण सत्ता है। उसका सार तत्व मस्तिष्क है। मस्तिष्क का नवनीत अचेतन संस्थान है। दुर्भाग्य से इसी केंद्र की न्यूनतम जानकारी हमें उपलब्ध है। यह नहीं जाना जा सका कि इस संस्थान को प्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत करने के लिए क्या किया जा सकता है। शरीर चिकित्सा में काम आने वाले उपचारों की पहुंच वहां नहीं है। लगता है स्व संवेदन, स्व सम्मोहन और स्व निर्देशन जैसे उन्हीं उपायों को काम में लाना पड़ेगा जिन्हें पुरातन योगी जन अपने ढंग से काम में लाते रहे हैं। जो हो, संसार की सुख, शांति और मानवीय प्रगति के मर्म केंद्र तक हमें पहुंचना ही होगा। किसी उपाय से अचेतन को नियंत्रित करने की विधि व्यवस्था हस्तगत करनी ही होगी। इसके बिना समुन्नत व्यक्ति और समृद्ध विश्व की संभावना बन नहीं सकेगी। इस तथ्य को दूरदर्शी आत्मविज्ञानियों ने चिरकाल पूर्व ही जान लिया था। उन्होंने मानवीय व्यक्तित्व का आधार केंद्र मन को ही कहा है। जीवन की भली बुरी स्थिति का उत्तरदायित्व उसी को सौंपा है और इस बात पर बहुत बल दिया है कि समृद्धि के अन्य आधारों पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे कम नहीं वरन अधिक ही मानसिक परिष्कार पर दिया जाए। इस क्षेत्र की प्रगति के बिना भौतिक एवं आत्मिक प्रगति की आशा पूरी हो नहीं सकेगी। इन तत्वदर्शियों का अभिमत इस संदर्भ में इस प्रकार है। महोपनिषद 4/66 में कहा है, यह चित्त ही संसार है। चित्त रागादि दोषों से भर जाने पर क्लेश होते हैं। इन दूषणों से छुटकारे को ही मुक्ति कहते हैं। स्कंद पुराण में कहा है, पाप में आसक्त मन बंधक का और पुण्य में संलग्न मन मोक्ष का कारण है। वस्तुतः मन ही मनुष्य को बंधन में डालता और मुक्त करता है। योग वासिष्ठ में कहा है, यह मन ही मनुष्यों को बंधन में बांधता है। इसके द्वारा मुक्ति भी मिलती है। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और उसकी निर्मलता से मुक्ति मिलती है। योग वशिष्ठ 4/21/56-57। हे राजन, यह मन दृढ़ भावना वाला होकर जैसी कल्पना करता है उसको उसी आकार में उतने समय तक और उसी प्रकार का फल देने वाला अनुभव होता है। व्यास स्मृति में कहा है, जिसने
अपने मन को जीत लिया, उसके लिए गंगा द्वार, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का लाभ अपने पास ही मिल जाता है। योग वासिष्ठ 4/17/4 में कहा है, मन यदि शुद्ध है तो जैसे जल भंवर का रूप धारण कर लेता है, वह जिस वस्तु की जैसी भावना करता है वह अविलंब वैसी ही हो जाती हैं और दूसरे की मन की बात अपने मन में उतर आती है। मन क्षेत्र पर चढ़े संचित कुसंस्कारों को हटाना और उसके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना कर सकना मानव जीवन का सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। इसके समान श्रेयस्कर सफलता और कोई हो नहीं सकती। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने में मनोमय कोश की साधना से बढ़कर और कोई उपाय हो नहीं सकता। इसकी चर्चा शास्त्रकारों ने इस प्रकार की है। सर्व दर्शन सिद्धांत में कहा है, यत्न पूर्वक मन को शुद्ध करने से योगी सूक्ष्म और गंभीर विषयों को समझने योग्य हो जाता है। मन को विक्षेपों से मुक्त करके सदुद्देश्य में लय करके स्थिर बना लेना, यही वह उपाय है जिससे सर्वार्थों में सिद्धि मिलती है। मन देवता ही परम देव हैं। उसकी साधना किए बिना क्लेशों और दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। योग वशिष्ठ 4/4/6 में कहा है, हे राम, मन ही सब कुछ है। मन की चिकित्सा लेने पर संसार के सब रोगों की चिकित्सा हो जाती है। योग वशिष्ठ 5/121/14 में कहा है, मन यदि पूर्ण हो गया तो संसार अमृत से परिपूर्ण दिखेगा। पैर में जूता पहन लेने से सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई प्रतीत होती है। योग वशिष्ठ 5/43/35 में कहा है, सब उत्तम परिस्थितियां, सब श्रेष्ठ चीर संपदाएं मन के निग्रह से उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे अच्छी भूमि से सब अन्न प्राप्त होते हैं। योग वशिष्ठ 3/99/43 में कहा है, मन के प्रमाद से ही दुख पर्वत की चोटी के समान बढ़ते हैं और मन की विवेकशीलता से वे ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की धूप में बर्फ नष्ट होती हैं। योग वशिष्ठ 6/81/21 में कहा है, हे राम, चित्त शुद्ध होने से देह का आरोग्य आनंद भी बढ़ता है। गीता में कहा है, स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को गिरावे नहीं। मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है। जिसने अपने आप को संभाल लिया वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जिसने अपने आप को पतित किया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन का निर्विष्य होना मुक्ति है। इसलिए बंधन से मुक्ति की इच्छा करने वालों को अपना मन निर्विष्य
करना चाहिए। विष्णु पुराण 6/7/28 में कहा है, मन का तब तक निरोध करें जब तक कि हृदय की वासनाएं नष्ट न हो जाएं। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, और तो सब शास्त्र विस्तार है। यह मनोनिग्रह, अंतः संतुलन, चित्त परिशोधन समग्र विकास का आधारभूत उपाय है। मनोमय कोश की साधना का सत्परिणाम मनोजय है। इसे प्राप्त कर लेने वाला आत्मा विजय को विश्व विजय के लाभ से भी बढ़कर आनंददायक अनुभव करता है। गायत्री की उच्च स्तरीय योग साधना द्वारा मनोमय कोश का वेधन अनेक विशेषताएं उत्पन्न करता है। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, मेंटल थेरेपी, अकल्ट साइंस आदि विद्याओं पर यूरोपियन योगी बड़ा अभिमान करते हैं। यह मनोमय कोश के छोटे छोटे खेल हैं। ध्यान योग की 5 श्रेणियां स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति, संस्थिति इष्ट देव का साक्षात्कार करने में समर्थ होती है। त्राटक से पत्थर को तोड़ देने वाले वेदक दृष्टि पैदा होती है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श पंच तत्वों का इन 5 तन्मात्राओं पर अधिकार होने से जो कुछ सूक्ष्म जगत में अदृश्य हैं वह सब दृश्यमान हो जाता है। पार्ट 2 समाप्त।